हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव IAS अकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग यहां पर नवंबर मंथ की मैगजीन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जेवी करंट अफेयर्स। जतिन वर्मा करंट अफेयर्स के नाम से ये मैगजीन है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आप इस मैगजीन को समझ सकते हो, क्योंकि जो जतिन वर्मा जो सर हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस उनको है और अनअकैडमी पर वो पढ़ाते भी एक वो टॉप एजुकेटर्स रह चुके हैं। उन्हीं के द्वारा इस मैगजीन को उनकी जो जतिन वर्मा जो ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर जो उनकी जो है उनके द्वारा यहाँ पर इस मैगजीन को निकाला जाता है। तो इसी को हम लोग नवंबर मंथ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये मैगजीन इंग्लिश मीडियम में आती है, बट यहाँ पर मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर यहाँ पर चलूँगा। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, रेट एंड रिव्यू एंड शेयर आप करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, या ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो ये इस मैगजीन के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हम लोग सीधे यहाँ पर चलेंगे। इसके क्या पहला जो आर्टिकल है, पहले आर्टिकल पर हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे गाइस। तो जो पहला जो टॉपिक यहाँ पर हम उठाएंगे, पहला टॉपिक यहाँ पर उठाया गया है इंडियाज एजुकेशन पॉलिसीज एंड कंसर्न्स। तो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है और उसके फीचर्स को यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे गाइस। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, इंडिया एजुकेशन पॉलिसीज एंड कंसर्न्स। तो पहला यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं क्या यहाँ पर क्या बताया गया है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं इसको ताकि आपको अच्छे से। ठीक है, सो पहला टॉपिक यहाँ पर है कि दी पॉलिसी मार्क्स द फोर्थ मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव इन एजुकेशन सिंस इंडिपेंडेंस एंड इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी एंड रिप्लेस द 34 ईयर ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर बताने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर कहा गया है कि जो पहली जो पॉलिसी जो लाई गई थी, पहली जो शिक्षा नीति है वो 1986 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? वो 1986 में लाई गई थी दोस्तों। उसको ये रिप्लेस करेगा जो हमारा जो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2019 की जो एजुकेशन जो पॉलिसी है, तो उसे ये रिप्लेस करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना है। यहाँ पर इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए 2017 में एक यहाँ पर कमेटी बैठाई गई थी जिस कमेटी का नाम था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। के कस्तूरी रंगन के कमेटी के आधार पर ही जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 यहाँ पर लाया गया, उसे ही किस कमेटी के आधार पर? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी के आधार पर। तो ये नाम ध्यान रखना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कमेटी को लेकर के। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर हम इमेज को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। इस इमेज में क्या कहा गया है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का जो नाम है उसे नाम बदल करके क्या कहा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है सर एंड मैम? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। पहले क्या था? पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर है, मल्टी स्कीम्स का इसमें किया गया है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर जो फार्मूला था, जो करंट जो फार्मूला 10+2 स्ट्रक्चर का था, उसे अब यहाँ पर इसे बढ़ा करके 10+2 से लेकर 10+2 को हटा करके यहाँ पर क्या कहा गया है, 5+3+3+4 यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, 5+3+3+4। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अर्थात कि यहाँ पर क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक जो एज ग्रुप के होंगे वो 6 से 16 साल के लोग होंगे और इसके बाद 11 से
18 से जो एज के यहाँ पर जो 11 और 12 की जो कक्षाएं होंगी वो 16 से 18 वर्ष के एज में यहाँ पर दी जाएंगी, ठीक है। और ये एक 5 इयर्स ऑफ फाउंडेशनल एजुकेशन होगा, थ्री जिसमें से यहाँ पर 3 ऑफ यहाँ पर इसको 3 और +3 +4 भागों में इसमें यहाँ पर बांटा गया है। 5 +3 +4 के नाम से आप इसे जान सकते हो, ठीक है। तो इसके ज़्यादा हम लोग यहाँ पर घुसे नहींगे, ठीक, क्योंकि हमें थोड़ा सा इस मैगजीन की समरी बनानी है, तो और ये थोड़ा सा आप यहाँ पर पढ़ लेना। अब यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो historically this system of education evolved in the provinces, जैसे जो ब्रिटिश काल के समय यहाँ पर एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को यहाँ पर बनाया गया था कोऑर्डिनेट करने के लिए रीजनल रिस्पॉन्सेस टू कॉमन इश्यूज को के लिए एक यहाँ पर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया गया था ब्रिटिश के एरा में, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन लाया गया 1948 और 49 में दोस्तों, जिसके चेयरपर्सन कौन थे, जिसके चेयरपर्सन थे यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद ये हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे शिक्षा का कैसे विकास हुआ, एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। फिर इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन लाया गया, इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन लाया गया 1950 से लेकर 1953 के बीच में दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 एजुकेशन इन कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि यह जो 42वां संविधान था वो 1976 में किया गया और एजुकेशन को यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। आपको पता है कि 3 सूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो एजुकेशन किसमें है, समवर्ती सूची में इसे डाला गया है, ठीक है। किस अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया है, तो 40, तो यहाँ पर क्या है 40, आप ध्यान में रखना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इसके देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें की गई। तो दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एजुकेशन को स्टेट सब्जेक्ट बताया गया था। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो एजुकेशन को राज्य सूची का विषय बताया गया था। बट अनलाइक दी सम अदर फेडरल कंट्री जैसे इंडिया चूज हैव ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट दिस सेंटर वाज एक्सेप्टेड टू, यहाँ पर कहा गया कि जो एजुकेशन होना चाहिए उसे कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए। फिर इसके बाद 42nd अमेंडमेंट किया गया और फिर एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। इसके बाद आते हैं तो यहाँ पर कोठारी आयोग का गठन होता है। कोठारी आयोग जिसे हम लोग कहते हैं 1964 से लेकर के 1966 तक था। तो 1964 से लेकर के 1966 के बीच में यहाँ पर कोठारी कमीशन को लाया गया, कोठारी नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो ये थोड़ा सा, और इन्होंने रिकमेंडेंस, और यही कोठारी आयोग है दोस्तों, यही कोठारी आयोग है जिसने नेशनल पॉलिसी के लिए रिकमेंड किया था कि एक नेशनल पॉलिसी होना चाहिए जो कि एजुकेशन से संबंधित 1968 में। और फिर इन्हीं के आधार पर पहली जो यहाँ पर लाया गया वो 1968 में लाया गया, यहाँ पर 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लाई गई। तो ये यहाँ पर देखा गया। तो ये सो गाइज यहाँ पर इन्हीं के रिकमेंड्स के आधार पर 1968 में पहली जो पॉलिसी है वो लाई गई दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या क्या क्या, इसमें एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया, पहली चीज़, ठीक है। जो यहाँ पर एजुकेशन को यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया फॉर द ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 हैज। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड यहाँ पर कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बेटर ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स के बारे में भी कहा गया था। तो अब इसके बारे में उतना हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि अब न्यू यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है तो हम लोग उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 मिला। अगर मैंने स्टार्टिंग में कह दिया हो कि पहली ये पॉलिसी थी 1986 से, तो शायद उसे थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लेना। पहली पॉलिसी जो आपकी थी वो 1968 में आई थी, ये दूसरी थी 1986 में जो कि इसे ही रिप्लेस किया था, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जो अभी जो पॉलिसी है 2019 में जो आई थी, वो इसी को रिप्लेस किया था, 1986 के चीज़ों को रिप्लेस किया गया था। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। ये अब उतना हमें पढ़ना नहीं है, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें अब नहीं, हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पर इसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आप लोग जानते हो कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पर जो एजुकेशन था उसे यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया था, एलिमेंट्री एजुकेशन को। और इसे यहाँ पर इंसर्ट किया गया इसी एक्ट के तहत, आर्टिकल 21A के तहत यहाँ पर फंडामेंटल राइट भी घोषित किया गया। तो आर्टिकल 21A ये आपको ध्यान में रखना है, 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यहाँ पर किया गया था। आर्टिकल 21A जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई है सर एंड मैम। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसी में कहा गया था द एक्ट मैंडेट्स दैट इवन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव टू रिजर्व 25% सीट फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शन के लिए वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर इसे अनिवार्य बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है सर एंड मैम। फिर अब बात करते हैं सेंटर, यहाँ पर कि सेंटर का क्या रोल है। तो सेंटर ने बहुत प्रकार से यहाँ पर रोल अपना बनाया है। तो जो एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 की 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो कि अब यहाँ पर एक्ट हो, मतलब ये एक्ट में आ चुकी है दोस्तों। तो डिड नॉट फुल्ली एक्नॉलेज द वैरायटी जो है एंड जो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो कि सेंटर ने, वो साथ ही साथ one second guys and it litigates those practices and रूटेड इन दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर साथ ही साथ स्टेट के भी बारे में बताया गया है कि स्टेट क्या ओल्ड वेज, तो ये सोशल जस्टिस के बारे में यहाँ पर बताया गया, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है वो चीज़ बताया गया है। टॉप डाउन अप्रोच इसमें लाया गया है, ठीक है, मतलब कि टॉप डाउन अप्रोच यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक के यहाँ पर चीज़ों पर फोकस करना। इकोनॉमिक पॉलिसी फेवर्स ग्रेटर प्राइवेट इंटरप्राइजेस में के लिए भी बताया गया है। ऑटोनॉमी की बात की गई है, साथ ही साथ एट द स्कूल लेवल की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि जितना आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बता दिया है। और आप बाकी के आप खुद आप रीड कर सकते हो, इसका PDF आपको मिल जाएगा। और आप जतिन वर्मा की वेबसाइट से भी इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल थोड़ा सा समरी आपको समझा रहा हूँ इस मैगजीन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ए। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर US के जो प्रेसिडेंट है वो नए प्रेसिडेंट यहाँ पर चुन चुके हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से नए प्रेसिडेंट को यहाँ पर इलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको खुद बता दूं कि जॉन बिडेन जो है यहाँ पर उनको यहाँ पर US का प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्ट वो हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कुछ हमें इसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। मैं थोड़ा सा अप्रोच बता दूं कि जॉन बिडेन जो है वो उनका जो एक चाइना से एक अच्छे रिश्ते, आप कह सकते हो कि उनका अच्छा रिश्ता है चाइना से दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा अब आने वाले वक्त में उनका जो नज़रिया है वो कैसा है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इसमें थोड़ा सा हम जो इंडियन पार्लियामेंट है और यूएस प्रेसिडेंशियल है। आपको पता है कि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो कैसा है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। USA में क्या है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। क्या होता है, इलेक्टेड हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। वहीं USA में क्या होता है, वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। क्या होता है, कौन होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं।
ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। सिटीजन कास्ट दियर वोट टू एलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा, मतलब लोकसभा जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा उनको उनको वोट दिए जाते हैं, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, द पार्टी दैट विंस ए मेजॉरिटी ऑफ सीट इन द लोकसभा गेट इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म दी गवर्नमेंट। जब यहाँ पर जो मेजॉरिटी होती है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है लोकसभा में, फिर उसे राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नमेंट सरकार बनाने के लिए यहाँ पर इनवाइट किया जाता है। द लीडर ऑफ दैट पार्टी बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तो जो लीडर जो होता है पार्टी का वो यहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। एंड इलेक्शन टू दी लोकसभा आर हेल्ड एवरी 5 ईयर, मतलब हर 5 साल में चुनाव होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। वहीं अगर बात करें यूएसए के प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, तो सिटीजन कास्ट दियर बैलेट इन एवरी स्टेट टू इलेक्ट मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, जो हु इन टर्न कास्ट इलेक्टोरल वोट्स टू डेमोक्रेटिक नहीं, सॉरी गैस, डिटरमाइन दी प्रेसिडेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक नहीं लिखा, यहाँ पर डिटरमाइन लिखा हुआ है। दी प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस से 4 ईयर, तो यहाँ पर 5 साल तक हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 4 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। और यूएस के कोई भी यूएसए का मान लो 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति भी नहीं बन सकता है, तो ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है सर एंड मैम। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हेड जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यही है जतिन वर्मा के मैगजीन की खासियत यही है। ठीक है, कूड़ा करकट इसमें नहीं भरा गया है, जो कि हमें जो कहीं नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। इलेक्टेड हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन से होते हैं, तो वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 52 में कहा गया देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। साथ ही साथ 53 में कहा गया है कि द एग्जीक्यूटिव पावर जो है ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है सर एंड मैम। तो ये थोड़ा सा आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। अब तक हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम की क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर मतलब कि इंडिया के प्रेसिडेंट और यूएसए के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, ये भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सर एंड मैम। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर यूएस सबसे पहले बात करते हैं यूएसए के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर यूएसए क्या है कि बी ए नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि वो यूएसए का ही, मतलब वो यूएसए का ही एक नेचुरल बॉर्न सिटीजन हो, यानी कि वो किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता है। बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, यानी 35 साल उसकी आयु होनी चाहिए कम से कम। हैव बीन ये रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फॉर 40 ईयर्स। वहीं अगर बात करें इंडिया के बारे में, तो नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट अनलेस ही, उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ही हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, जो कि यहाँ भी है, एंड इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर फॉर द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा बनने के, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने की उसके अंतर्गत योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब वो संसद होना चाहिए, उसके अंदर वैसी योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर नोट करके कहा गया है इन द यूएसए वाइस प्रेसिडेंट मस्ट आल्सो मीट ऑल ऑफ द क्वालिफिकेशन to being a president. In India, the president can also be a naturalized citizen. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखना। यहाँ पर जो टर्म है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो यूएसए में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दो बार से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं हर 4 साल के लिए। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कोई भी कितनी भी बार राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है और 5 साल तक वो राष्ट्रपति रह सकता है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना था। ठीक है, आई थिंक आप सभी को यहाँ पर समझ में चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है, तो
अब बात करते हैं यहाँ पर, अब थोड़ा सा यहाँ पर नॉमिनेशन प्रोसेस, तो इतना चीज़ हमें यहाँ पर नहीं जाना। आपने नॉमिनेशन प्रोसेस आप लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ हम लोग यहाँ पर देखते जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं कि यूएसए में इलेक्शन कैसा होता है। तो आपको मैं थोड़ा यहाँ पर थोड़ा मोटा मोटा जल्दी जल्दी बता दूं कि क्या है। इंडिया में जो इलेक्शन होता है यहाँ पर, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। यूएसए में भी होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है, अर्थात कि अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, दोनों जगह होते हैं, ठीक है। जहाँ पर राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 54 के कहा गया है कि द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मैंने अभी आपको बताया नहीं कि मतलब कि इलेक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद जिस पार्टी को मेजॉरिटी दी होती है उसे राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। ये प्रधानमंत्री के केस में, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो हाँ, ये सब जो चीज़ें हैं वो कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं, इसके बाद जो जॉन बिडेन हैं उनके बाद कौन कौन सी चीज़ें सामने रखी जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर H1B वीज़ा हो गया, इसका इशू हो गया, GSP का इशू हो गया, डाटा लोकलाइजेशन का हो गया, यूएसए सैंक्शंस ऑन ईरान का हो गया, ऑन चाइना को लेकर भी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आने वाले समय में यहाँ पर इंडिया और यूएसए के रिलेशन को एक प्रकार से कंसिडर करेंगे कि कैसा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर जानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों आ गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक पर आ चुके हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं यहाँ पर, अब हमारा तीसरा टॉपिक यहाँ पर चलने वाला है। तो यहाँ पर चीज़ें हैं कि लॉ टू चेक स्टेबल बर्निंग सून। तो यहाँ पर स्टेबल बर्निंग जो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सेंटर कि द सेंटर इज प्लानिंग टू ब्रिंग ए लॉ टू एड्रेस एयर पोल्यूशन एज वेल एज चेक स्टेबल बर्निंग इन दिल्ली एज वेल एज ए सराउंडिंग नेशनल कैपिटल रीजन। तो यहाँ पर सेंटर प्लान कर रही है एक कानून लाने के लिए, एक लॉ लाने के लिए, जो कि एड्रेस करेगी वायु प्रदूषण को, एयर पोल्यूशन को और स्टेबल बर्निंग की समस्याओं को यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। तो स्टेबल बर्निंग का इश्यू यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी समय से चल रहा है। तो उसी के बारे यहाँ पर कहा गया है, इन्फॉर्मिंग द सुप्रीम कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड दैट ड्राफ्ट legislation would be ready this week as a result as court suspended its earlier decision to have a one-man committee led by former Justice Madan Lokar to monitor stable burning। तो ये आप थोड़ा सा जस्टिस मदन लोकर कमेटी का नाम आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, जो कि स्टेबल बर्निंग को वो मॉनिटर करने के लिए लगाई गई थी। किसके लिए लगाई गई थी? स्टेबल बर्निंग को मॉनिटर करने के लिए लगाई गई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो दोस्तों हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम लोग बेसिक को समझते हैं, ज़्यादा जो फोकस हो रहेगा हमारा वो बेसिक पर रहेगा, ठीक है, बेसिक पर रहेगा। तो स्टेबल बर्निंग होता क्या है, मैं आपको अगर सिंपल वे में बताऊं कि स्टेबल बर्निंग किसे कहते हैं, तो जब खेतों में जब फसलें कटती हैं तो जो पैड़ी जो बच जाती है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकेंड, या ठीक है। तो चलिए, चलो स्टेबल बर्निंग। अब मान लीजिए ये यहाँ पर सारे खेत लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारे खेत हैं, ठीक है, मतलब ये सारी फसलें हैं लगी हुई हैं, फसलें लगी हुई हैं, ये सारे फसलें लगी हुई हैं, ये सारी फसलें हैं, ठीक है। अब जब इनकी कटाई होती है तो इनकी कटाई मतलब यहाँ तक तो कटाई हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक तो कटाई हो जाएगी, मतलब मशीनों से इससे यहाँ पर मतलब कटाई हो गई। अब इनका जो यहाँ पर जो ये वेस्ट बच जाता है, ये जो वेस्ट बच जाता है, इसे क्या करते हैं किसान, इसको यहाँ पर फायर कर देते हैं, इसको आग लगाकर पूरा साफ कर देते हैं। तो फिर जो इससे जो यहाँ पर जो पोल्यूशन निकलता है, जो धुआं निकलता है, जो
हो यहाँ पर, उसे ही हम लोग कहते हैं स्टेबल बर्निंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्टेबल बर्निंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उससे ही हम लोग कहते हैं स्टेबल बर्निंग। तो आई थिंक अभी आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि स्टेबल बर्निंग किसे कहते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये थोड़ा सा हम समझते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो रिजल्ट इन एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस इससे निकलती हैं बहुत सारी, जैसे कि कौन कौन से गैसें निकलती हैं। फादर प्रीलिम्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, अलॉन्ग विद द पार्टिकुलर मैटर PM, ये सारी चीजें हैं। CO2, SO2, नाइट्रोजन NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड इट एडवाइजरी इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को भी ये अफेक्ट करता है, पब्लिक हेल्थ को यहाँ पर इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान, जैसे कि क्या स्मोक चोकिंग हो गया, NCR दिल्ली स्टेबल बर्निंग हैज़, तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और UP को भी ये स्मोक जैसी समस्या यहाँ पर भी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें समझना चाहिए था। तो वाई डू फार्मर ऑप्ट फॉर स्टेबल बर्निंग, इसे फार्मर मतलब इसे क्यों ज़्यादा यहाँ पर करते हैं, तो हैव नो अल्टरनेटिव, मतलब फार्मर ऐसे क्यों करते हैं। ठीक है, उनको ये करना आसान क्यों लगता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अब अभी ऐसा कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है जिससे कि वो स्टेबल बर्निंग को यहाँ पर बचा सके, और अगर कोई ऑप्शन है भी तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं जो कि फार्मर्स उसे ले नहीं सकते हैं। तो हैव नो अल्टरनेटिव फॉर द यूटिलाइजिंग क्रॉप रेसिड्यू स्टेबल इफेक्टिवली अभी तक। ठीक है, फार्मर्स आर इल इक्विप्ड टू डील विद द वेस्ट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड द न्यू टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया ना अभी, वो जो न्यू टेक्नोलॉजी जो आई भी है वो बहुत महंगी है, जो कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दैट इज अवेलेबल टू हैंडल द वेस्ट मटेरियल दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसमें बस आपको ये इंपॉर्टेंट था, इतनी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया ये आप लोग नोट डाउन करिएगा फॉर द प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर अभी इसी में भी है दोस्तों, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग हो जाता है। कॉस्ट कटिंग मतलब जो है, जब वो मतलब कॉस्ट कटिंग अगर वो किसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, अगर वो उसे काटते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें वो कॉस्ट लगेगा। तो वो क्या करते हैं कि एक बार में पूरे खेत में आग लगा दिया और एक ही बार में पूरा साफ हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हो सकते हैं, तो अल्टरनेटिव ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है यहाँ पर वेल्थ फ्रॉम द स्टेबल बर्निंग। ठीक है, तो देयर इज ग्रेट पोटेंशियल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन पैडी स्ट्रॉ वेस्ट पावर प्लांट। तो अब मतलब कि इस जो पैडी जो निकलती है उसे हम लोग पावर प्लांट के रूप में हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इन्वेस्टमेंट का और एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर improve soil productivity। ठीक है, तो यहाँ पर adding crop residue in the soil can improve soil moisture and help एक्टिवेट द ग्रोथ ऑफ सॉइल, जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को यहाँ पर बढ़ा सकती है, जो कि पौधों के बढ़ने के लिए हो सकता है। एडिंग क्रॉप रेसिड्यू जो है, ठीक है, यहाँ पर जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में भी इसे हम लोग ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेस के रूप में भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज के साइंटिफिक रिसर्च करके ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दोस्तों हमारा, नाउ आउटसाइडर्स कैन बाई लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अब क्या है कि अब बाहरी लोग भी, यानी कि अगर आप यूपी के हैं तो यूपी से आप जाकर जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग वहाँ पर लैंड यानी भूमि आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि पीपल एज वेल एज इन्वेस्टर आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर कैन now purchase land in the union territory as the center notify new land law for the region, ending the exclusive rights of local over the land granted under the now abrogated article 370। तो जैसे कि 370 के तहत पहले था कि जम्मू एंड कश्मीर के निवासी के अलावा और बाहरी लोग वहाँ पर जो जमीन थी, जो लैंड थी, वो नहीं ले सकते। अब इसे यहाँ पर हटा दिया गया है।
ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पर लाया गया। तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉ, तो ये इस लॉ को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो सर एंड मैम। चलिए, तो यहाँ पर क्या चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर कहा गया है अंडर द ट्रांसफर ऑफ लैंड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर और एजुकेशन द गवर्नमेंट में नाउ अलाउ ट्रांसफर ऑफ लैंड इन फेवर ऑफ पर्सन or an institution for a purpose of promotion of healthcare and senior secondary of higher specialized educational in जम्मू कश्मीर। तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो वहाँ पर उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसे यहाँ पर बढ़ाया जा सके, इसके लिए चीज़ें यहाँ पर की गई है। ओनली एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन परचेज एग्रीकल्चर लैंड। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड वही लोग खरीद सकते ऑफ जम्मू कश्मीर, ओनली एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि एग्रीकल्चर लैंड को ही वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ओनली एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। नो सेल गिफ्ट एक्सचेंज और मोर्टेजेस ऑफ द लैंड शैल बी वैलिड इन फेवर ऑफ पर्सन हु इज नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर उसे एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए, ओनली एग्रीकल्चरिस्ट ही वो वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे गाइस। ठीक है। ये इसमें कुछ ज़्यादा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, बस थोड़ा सा इतना ही आपको यहाँ पर जानना था। अब यहाँ पर डिफरेंस एस्पेक्ट ऑफ दिल्ली सेंटर डिवीज़न ऑफ पावर्स के बारे में बताया गया है। तो ये इशू काफ़ी चलता रहता है, ये आर्टिकल 239 ए के बीच में ये चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है। तो आए दिन ये मामला चलता रहता है। तो दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली ट्यून डाउन एन अपील बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टू रिजेक्ट दी वेल ग्रांटेड टू एन एक्टिविस्ट एक्यूज इन ये केस रेटेड ऑफ द दिल्ली राइट्स दोस्तों। ठीक है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में है कि आखिर दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स डिस्प्यूट जो चल रहा है उसे यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए, तो इससे हम लोग अभी हम लोग यहाँ पर बाद में देख लेंगे इस टॉपिक को दोस्तों, लास्ट में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये इस टॉपिक अभी इससे संबंधित टॉपिक अभी और यहाँ पर आएंगे, तो उससे हम लोग अभी आगे हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अभी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 यहाँ पर लाया गया है। तो ये चीज़ क्या है ये समझते हैं। ठीक है। वो जो अभी जो टॉपिक जो मैंने आगे जो पीछे छोड़ा है उसे हम लोग अभी लास्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है। छूटेगा नहीं आपका, कवर कर लेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर कहा गया है इन द रिसेंटली रिलीज पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। अब प्रीलिम्स में दोस्तों कैसा पूछा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 को कौन रिलीज करता है। ठीक है। इसी पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो केरला वाज एडजस्ड द बेस्ट गवर्नड स्टेट इन द लार्ज स्टेट कैटेगरी व्हाइल उत्तर प्रदेश इंडेड एट द बॉटम। ठीक है। तो जो यहाँ पर केरला है उसने टॉप किया है, साथ ही साथ यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है वो यहाँ पर सबसे नीचे है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। तो द इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय पब्लिक अफेयर सेंटर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, पब्लिक अफेयर सेंटर रिलीज करता है। पब्लिक अफेयर सेंटर इज ए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय द फॉर्मर इसरो चेयरमैन के कस्तूरी रंगन। तो के कस्तूरी रंगन
इसे चेयर कर रहे हैं। द इंडेक्स रैंक स्टेट बेस्ड ऑन द गवर्नर परफॉर्मेंस गिविंग ए कंपोजिट इंडेक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पर एक प्रकार से आधार बनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आगे क्या कहा गया है कि परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट इन द लार्ज की अगर बात करें तो लार्ज कैटेगरी में जो स्टेट हैं उसमें क्या क्या हुआ है, उसमें केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये आप 4 नाम आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो जो कि टॉप लेवल पर है। बॉटम लेवल की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, ये 3 सबसे नीचे रैंकिंग को मिली हुई है। ठीक है, तो स्टेट वाइज आप ज़्यादा याद मत रखिएगा, बस आप ये 4 टॉप के और कौन से नीचे हैं वो आपको ध्यान में रखना है, पूरी आपको यहाँ पर नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, तो दी गवर्नेंस परफॉर्मेंस इज एनालाइज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइंड बाय द 3 पिलर्स ऑफ इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये तीन प्लस के आधार पर इसकी रैंकिंग की जाती है, इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी, अर्थात कि समानता कैसी है, वृद्धि किस प्रकार हो रही है, और सस्टेनेबिलिटी यानी कि जो सस्टेनेबल विकास जो साधारण रूप जो सभी का सस्टेनेबल रूप से सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांजिशन को भी यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो आई थिंक ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट डे पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेसन 2 में। ये दोस्तों लेसन 1 था, अभी हम लोग इसी में, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक लेसन में ये कवर नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो इसका लेसन 2 में अभी इसका जस्ट बाद तुरंत अपलोड कर दूंगा, उससे आप लोग देख सकते हो। तो आपको बताइए कि आपको कैसा लगा। मैं यहाँ पर समरी कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉलो प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ, ताकि आपको फटाफट आपके सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएं। ठीक है, तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और आप मेरे बारे में पढ़ सकते हो, मैं सत्यम श्रीवास्तव, मैं अनअकैडमी पर भी एक एजुकेटर रह चुका हूँ। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, और बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, इसी का लेसन 2 में। लेसन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।